बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो है, दिस वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय आईबीएम साइंटिस्ट इन 1985। गर्ड बिनिंग ने इसे जो है वो इन्वेंट किया था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एसटीएम। एसटीएम को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू मेजर image and manipulate the surface structures at nano scale। इससे हम नैनो पार्टिकल्स को नैनो स्केल पे सरफेस स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं। उनका हम 3D इमेज भी ले सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो AFM है, AFM और STM जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, बोथ ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। ये दोनों की दोनों जो है ना, ये स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप कहलाती हैं। SPM भी ने हम ये प्रोब यूज़ करते हैं स्कैनिंग के लिए। तो दे आर कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग सरफेस डिटेल्स डाउन टू एटॉमिक लेवल। सरफेस को एटॉमिक लेवल तक हमें डिटेल से एक्सप्लेन करती हैं। एटॉमिक लेवल तक उनका इमेज लेने के लिए, सरफेस का 3D इमेज लेने के लिए ये जो माइक्रोस्कोप हैं ये यूज़ होती हैं, AFM भी और STM भी। तो AFM का बेसिक प्रिंसिपल से पहले इसकी रिजॉल्विंग पावर देख लें कि किस हद तक जो है वो सरफेस इमेज ले सकती है। इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है। तो इसकी वर्टिकल रेजोल्यूशन जो है दैट इज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर, यानी लेस दैन 1 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट्स को ये ऑब्जर्व कर सकती है। और इसकी हॉरिजॉन्टल जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 नैनोमीटर। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल पे। AFM का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AFM प्रिंसिपल इज बेस्ड on the cantilever tip assembly that interact with the sample। इसमें ना एक्चुअली एक कैंटिलीवर होता है, उसकी टिप वही जिसे हम प्रोब कहते हैं। ये जो कैंटिलीवर टिप असेंबली है ना, इसे हम प्रोब भी कहते हैं। तो इसमें टिप होती है और वो टिप इंटरेक्ट करती है सैंपल के साथ, हमारा जो गिवन सैंपल होगा। द AFM प्रोब इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट थ्रू अ रास्टर स्कैनिंग मोशन। रास्टर स्कैनिंग मोशन होती है, इसमें हम इस तरह से करके प्रोब को सैंपल के ऊपर स्कैन करते हैं और ये फिर वापसी अपनी ओरिजिनल जगह पे चली जाती है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इस प्रिंसिपल को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ अभी इसकी डायग्राम के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक कैंटिलीवर विद द टिप जिसे हम प्रोब कहते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है? दिस इज़ यूज टू स्कैन द सरफेस ऑफ द सैंपल। इसे हम सैंपल सरफेस के ऊपर जो है वो स्कैन करते हैं टिप को। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये जो प्रोब होती है, दिस इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ज़्यादातर ये सिलिकॉन की बनी होती है, लेकिन बोरोसिलिकेट ग्लासेस और बोरोन नाइट्राइड आर आल्सो यूज्ड, ये भी पाए गए हैं, ये भी यूज़ में आते हैं। दूसरा इसका मेन कंपोनेंट होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या करता है? ये जो हम लेज़र की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, लेज़र जो है वो उसे गिराते हैं कैंटिलीवर के ऊपर, तो लेज़र उससे रिफ्लेक्ट होके वो जाती है फोटोडायोड की तरफ, विच कलेक्ट द लेज़र विच आर रिफ्लेक्टेड बाय कैंटिलीवर टू डिटेक्ट माइन्यूट डिफ्लेक्शन इन पोजीशन ऑफ कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर पे हम लेज़र गिराते हैं, लेज़र उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये जाती है फोटोडायोड की तरफ। और फोटोडायोड का काम ये होता है कि ये इस लेज़र की डिफ्लेक्शन को मेजर करता है कि ये कितनी डिफ्लेक्ट, और इसी की डिफ्लेक्शन से ही हम उस सरफेस का इमेज बनाते हैं। इसे हम अब एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ कि ये कैसे काम करता है। अब ये देखें जी, ये डायग्राम है, ये हमारे पास ये कैंटिलीवर है, ये जो है ये कैंटिलीवर है और ये कैंटिलीवर की टिप है। ये हमारा सैंपल है जिसके ऊपर हमने टिप को स्कैन करना है। कैंटिलीवर जो है वो इस सैंपल के ऊपर ये जो टिप है ये मूव करती रहती है, ये स्कैनिंग होती रहती है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं
अब हम ये करते हैं कि लेज़र लेते हैं, रेडिएशन लेज़र जो है, लेज़र गिराते हैं, लेज़र की बम्बार्डमेंट करवाते हैं कैंटिलीवर पे, और ये कैंटिलीवर से रिफ्लेक्ट होके ये जाती है फोटो डायोड की तरफ, और ये इसे ऑब्जर्व करके फिर आगे डिटेक्टर की तरफ भेज देता है। अच्छा, अब ये लेज़र जो रिफ्लेक्टेड लेज़र है, इसे एक्चुअली मेजर किया जाता है, इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये रिफ्लेक्टेड लेज़र एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जब हम टिप को स्कैन करते हैं ना इसके ऊपर, सैंपल के ऊपर, तो ये देखें राइट साइड पे, अब सैंपल की सरफेस तो अनइवन होती है, इसमें कहीं पे अप्स होते हैं, कहीं पे डाउन्स होते हैं। अब होगा क्या, ये जैसे ही हम इसे मूव करेंगे ना, ये हमारी टिप कभी यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्चुअली ये डिपेंड करती है, ये इंटरेक्ट करते हैं थ्रू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैं पहले आपको बताता चलूँ कि आपको पता है जब दो एटम या दो पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे जैसे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं, एक दूसरे के करीब होते जाते हैं, जब एक लिमिट से ज़्यादा एक दूसरे से करीब होने लगते हैं ना, तो वो फिर एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, उनमें रिपल्शन बढ़ जाती हैं। तो एक लिमिट से जब ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनमें फिर से रिपल्शन बढ़ जाती हैं। तो सेम इज़ द केस हियर, यहाँ पे भी यही होता है कि ये जब कैंटिलीवर की टिप जो है ना, ये सरफेस से थोड़ी सी दूर होगी तो इसमें अट्रैक्शन पैदा होगी, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन जब ये इस हालत में होगी, जो नीचे वाला केस है, अब ये सरफेस के काफ़ी करीब है, तो यहाँ पे फिर ये होगा कि अब इनमें फिर जो है वो रिपल्शन पैदा होगी, और इसी रिपल्शन की वजह से ये फिर से दूर हट जाएगा, थोड़ा पीछे हट जाएगा। तो इससे ये होगा कि सरफेस की डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस के, अब वो सरफेस के सरफेस में डाउन है या अप है, वो कैंटिलीवर जो है वो थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा, उसमें डिफ्लेक्शन आती जाएगी, और उसकी डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली ही हमारी ये जो लेज़र है ये भी ये जो रिफ्लेक्ट होके फोटो डायोड की तरफ जा रही है, ये भी डिफ्लेक्ट होती जाएगी, इसमें भी डिफ्लेक्शन होती जाएगी, और लेज़र की डिफ्लेक्शन को फोटो डायोड मेजर करेगा, और ये फिर रिज़ल्ट भेज देगा, ये डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा और हमें फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो हमें फाइनल इमेज मिल जाएगी, ये भी 3D इमेज हमें पेश करता है। इमेज कैसे मिलेगी फिर से देख लें कि एक्चुअली हम इस टिप को मूव करवाते हैं सैंपल की सरफेस के ऊपर, तो टिप जब इस कंडीशन में होगी, मतलब ये सैंपल की सरफेस पे कहीं पे डाउन होगा, कहीं पे कोई गड़ा होगा एट्सेट्रा, तो रफ सरफेस होगी ना, तो यहाँ पे ये फिर इनमें अट्रैक्शन होगी, ये इसके करीब आएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। और जब जैसे ही किसी सैंपल सरफेस पे अप होगा, तो ये जब टिप यहाँ पे आएगी, तो ये टिप जो है अब इनमें रिपल्शन पैदा होगी, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाएगी। मतलब ये टिप जो है, ये हमारी जो कैंटिलीवर है, इसकी टिप ये अप डाउन होती रहेगी अकॉर्डिंगली टू द सरफेस ऑफ द सैंपल। तो सैंपल की सरफेस के मुताबिक ये अप डाउन होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और उसी के मुताबिक जो है हमारी लेज़र डिफ्लेक्ट होती जाएगी, और इस लेज़र को जो है वो फोटो डायोड मेजर कर लेगा, इसे ऑब्जर्व करेगा, और ये जिस जिस तरह से डिफ्लेक्ट होगी उसी के मुताबिक हमारा इमेज क्रिएट होता रहेगा। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का, कि ये कैसे काम करती है, तो ये कैसे 3D इमेज क्रिएट करती है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक तो इसे हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, इसमें एक्चुअली इसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं बिकॉज एटॉमिक फोर्सेस आर यूज्ड टू मैप द टिप सैंपल इंटरेक्शन। यहाँ पे आपने देखा है कि टिप और सैंपल के दरमियान जो इंटरेक्शन था, दिस वाज ड्यू टू एटॉमिक फोर्सेस। यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज पास नहीं किया, यहाँ पे कोई वो एसटीएम की तरह टनलिंग करंट पैदा नहीं हुआ। एसटीएम का बेसिक प्रिंसिपल था टनलिंग इफेक्ट की बेस पे, उसमें करंट पैदा होता है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यहाँ पे चूँकि
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है टिप सैंपल इंटरेक्शन, इसलिए इसे हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ टनलिंग एज इन एसटीएम में हमने पढ़ा था, वहाँ तो हम जो है वो टनलिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें फोर्सेस किस तरह की इन्वॉल्व होती हैं, वांडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और थर्मल फोर्सेस भी इसमें यूज़ हो सकती हैं। फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में भी यूज़ होती है। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स एट सरफेस। सरफेस पे जो एटम होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका इंटरेक्शन इवेल्यूएट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एटम का अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या इंटरेक्शन है, इसे इवेल्यूएट करने के लिए, चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में यूज़ होती है। इसी तरह ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैसे, कहाँ पे, टू डिटर्मन द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस। प्रोटीन कम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिटर्मन करने के लिए, फॉर एग्जांपल टू इमेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मेजर द देयर स्टिफनेस। इसी तरह ये सेल बायोलॉजी में किस लिए यूज़ होती है? कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस ऑफ अ सेल। वो सेल एक हार्ड हो जाएगा तो वो उसे ये मेजर कर लेगी। इसी तरह ये इसके अलावा एक तो हमने देखा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इसके अलावा भी ये बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि सेमीकंडक्टर साइंस में, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग में, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, सरफेस केमिस्ट्री में, और ये मेडिसिन में भी यूज़ होती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस थी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की। तो अब तक हमने एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी भी देख ली है और एसटीएम भी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे इनका कंपैरिजन, इनका डिफरेंस देखेंगे थोड़ा सा कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और एसटीएम में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। सबसे पहला इनका, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, तो जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, दिस वर्क्स ऑन द इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन द टिप एंड द सैंपल सरफेस, टिप ऑफ प्रोब एंड द सैंपल सरफेस। सैंपल और सरफेस और टिप के दरमियान जो इंटरेक्शन फोर्सेस है उसकी बेस पे काम करती है। जबकि एसटीएम किस बेस पे काम करती है? दिस स्कैन्स द सरफेस ऑफ अ सैंपल यूजिंग अ कंडक्टिव टिप। इसमें जो है वो कंडक्टिव टिप होनी चाहिए, मतलब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो टनलिंग करंट पैदा करती है। फिर इमेजिंग मोड कौन कौन से हैं? एएफएम में इमेजिंग मोड जो है वो नॉन कंटैक्ट भी होता है, टैपिंग और लेटरल फोर्स मोड होते हैं। जबकि एसटीएम में हमने पढ़े थे, इसमें कांस्टेंट हाइट एंड कांस्टेंट करंट मोड यूज़ होते हैं। इसके बाद इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। तो कैपेबिलिटी में जो एएफएम है, इट कैन इमेज बोथ कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव सैंपल। इसमें दोनों तरह के सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टिव भी और नॉन कंडक्टिव भी। जबकि जो एसटीएम है, दिस कैन इमेज ओनली कंडक्टिव सैंपल। इसके लिए हमारा सैंपल लाजमी तौर पे कंडक्टर होना चाहिए एसटीएम के लिए। अगर वो नॉन कंडक्टर हुआ तो फिर हम एसटीएम से उसका एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। सैंपल प्रिपरेशन में क्या है कि ये जो एएफएम है, दिस रिक्वायर्स मिनिमम सैंपल प्रिपरेशन। इसके लिए ख़ास हमें सैंपल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो एसटीएम है, इसमें सैंपल मस्ट बी कंडक्टिव एंड क्लीन, कंडक्टर भी होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। और फिर एंड पे इनकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, तो जो हमारी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोप है, इसकी लिमिटेशंस हैं कि दिस इज़ लिमिटेड टू इमेजिंग एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ हम इमेजिंग कर सकते हैं। इन एयर और लिक्विड एनवायरनमेंट, हवा की मौजूदगी में या लिक्विड एनवायरनमेंट की मौजूदगी में। इसी तरह नीड सपोर्ट सर्फेसिस फॉर नैनो पार्टिकल, हमें सपोर्ट सर्फेसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो सिंगल इमेज साइज़ है वो भी स्मॉल होता है, 150 बाई 150 माइक्रोमीटर का। जबकि बाकी का जो है वो मिलीमीटर में भी होता है, वो ज़्यादा होता है। और फिर इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि इसकी जो स्कैनिंग स्पीड है वो भी स्लो होती है एएफएम की।
और जबकि एसटीएम की लिमिटेशंस में क्या क्या है, एक तो इसकी लिमिटेशन है कि दिस इज़ लिमिटेड टू कंडक्टिव सैंपल्स, हम सिर्फ कंडक्टिंग सैंपल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एसटीएम के ज़रिए जिसमें से करंट पास हो सकता है। नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कैन नॉट बी एग्जामिन्ड थ्रू एसटीएम। और दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है, इनएबिलिटी टू प्रिपेयर स्टेबल एटॉमिकली शार्प टिप्स with known physical and chemical properties. So these are the differences between AFM and STM. That's all as far as our today's lecture is concerned. Take care. Allah Hafiz.